नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए संविधान की क्लास को जो हमने शुरू किया है उसका यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारतीय संविधान की विशेषताओं को। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आज हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस अनुच्छेद में जो है डीपीएसपी को रखा गया है, डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है? तो आपके जो डीपीएसपी हैं, जिनको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको जो है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के मध्य रखा गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आपको मिलेंगे डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के राज्य हमारे यानी कि हमारे जो डीपीएसपी हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, किस पार्ट में किया गया है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाग। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 4, हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, पार्ट 4 है, इसके अंतर्गत आपको मिलेगा डीपीएसपी। तो ये दो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक आपको मिलेंगे डीपीएसपी? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 के मध्य आपको डीपीएसपी मिलेंगे। वहीं कौन से पार्ट में है? तो पार्ट आपका 4 हो जाएगा, भाग आपका 4 हो जाएगा। तो ये दो प्रश्न का आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का नहीं है। तो आइए चारों ऑप्शंस को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एकदम उद्देश्य है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो पहला ऑप्शन आपका सही दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यह भी उद्देश्य है डीपीएसपी का। एक, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। डीपीएसपी का यह उद्देश्य नहीं है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी वाला जो है यहाँ पे गलत दिया गया, यानी कि यह जो एक धार्मिक राज्य की स्थापना का उद्देश्य है, यह डीपीएसपी का नहीं है। बाकी चौथा वाला, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी वाला जो उद्देश्य था यह डीपीएसपी का नहीं था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तीनों उद्देश्य आप याद कर लीजिएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के किस संविधान में है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है आपको मिलेगा डीपीएसपी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है, इसका समावेश मिलेगा आपको डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो डीपीएसपी को हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो आप याद कर लीजिएगा, डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरलैंड का संविधान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये किस प्रकार के हैं? ये वाद योग्य हैं या अवाद योग्य हैं या मौलिक अधिकार हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे डीपीएसपी हैं ये क्या हैं? तो डीपीएसपी आप याद रखिएगा, ये वाद योग्य नहीं है। तो आप याद रखिएगा, जो डीपीएसपी हमारे हैं ये वाद योग्य नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इनको जो है लागू करवाने के लिए आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते। तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार से ये वाद योग्य नहीं होते हैं। बाकी आपने पढ़ा होगा, अभी हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे
बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य होते हैं, क्योंकि इनको लागू कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, परंतु डीपीएसपी इस प्रकार के नहीं होते हैं। डीपीएसपी जो होता है वह वाद योग्य नहीं होता, यानी कि डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए आप किसी भी न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं। ये राज्य के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य जो भी नीतियाँ बनाएगा उन नीतियों में अपने इन डीपीएसपी के प्रावधानों को सम्मिलित करने की कोशिश करेगा। यह राज्य के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए आप न तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न ही हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि ये वाद योग्य नहीं होते हैं। लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये वाद योग्य होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या तो हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाद योग्य नहीं होते हैं आपके डीपीएसपी। अगला प्रश्न आपके सामने है, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख आपको किस आर्टिकल में मिलेगा? आपको बताना है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 50 जो है आपका, आर्टिकल 50 जो है यह न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे जो दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 50 का संबंध किससे हो जाएगा? न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे और डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं आर्टिकल ए की बात करें, और मतलब ऑप्शन ए आर्टिकल 45 के अंतर्गत क्या रखा गया है? आर्टिकल 45 भी आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या प्रावधान है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल से संबंधित जो प्रावधान है यह आर्टिकल 45 में रखा गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आर्टिकल 46 में क्या रखा गया है? तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके हितों से संबंधित जो प्रावधान है ये आर्टिकल 46 में रखे गए हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 50 ये तीनों आपके डीपीएसपी से ही रिलेटेड हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यह आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी जो आपकी सुविधा है किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में मैंने आपको अभी बताया है कि आर्टिकल 46 जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा और उनके हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी जो सुरक्षा है आर्टिकल 46 प्रदान करता है। तो इसके बारे में आपका याद रखना है। दुर्बल वर्ग में आपका क्या हो जाएगा? SC आ जाएंगे, ST आ जाएंगे और अन्य जैसे अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं उनके लिए जो है शिक्षा संबंधी जो सुरक्षा है आर्टिकल 46 प्रदान करता है तथा उनके लिए सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है आर्टिकल 46। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं आर्टिकल 45 के बारे में मैंने आपको बताया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा व उनकी देखभाल का जो प्रावधान है आपको मिलेगा आर्टिकल 45 में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और वहीं आर्टिकल 47 का संबंध किससे है? तो लोगों को पोषाहार स्तर, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने, इसके अलावा मादक पदार्थों जैसे मादक पदार्थ हो गए उनके उपयोग को प्रतिबंधित करता है आपका आर्टिकल 47। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं आर्टिकल 48 का संबंध आपका कृषि एवं पशुपालन से है। पूरा चीज़ अगर हम जाने तो इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन हो गया, इसके अलावा अन्य चीज़ें भी जो कृषि से रिलेटेड है, जैसे आपके गायों का जो वध है ना इसमें प्रतिषेध किया गया, यानी कि गायों के वध का प्रतिषेध जो है इसमें किया गया है आर्टिकल 48 में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। मिलने आप याद रखिएगा आर्टिकल जो 48 है इसके अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन का संगठन का जिक्र मिलता है आर्टिकल 48 में। तो ये चारों आर्टिकल भी आपके किसके हैं? तो डीपीएसपी के ही हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 46 का संबंध हो जाएगा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान करने से है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है या डीपीएसपी है या मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक आधार है। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है, तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन है यह डीपीएसपी का एक भाग है, एक अंग है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, समान कार्य के लिए जो समान वेतन है यह डीपीएसपी का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो डीपीएसपी का वह कौन सा आर्टिकल है, डीपीएसपी का वह कौन सा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन सा आर्टिकल करता है डीपीएसपी का, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए जो है कौन सा आर्टिकल आपका रखा गया डीपीएसपी में, तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न आपका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 का संबंध किससे हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला जो यहाँ पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। डीपीएसपी के अंतर्गत यह आर्टिकल 40 आता है तथा यह ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 निम्न में से किससे संबंधित है। आर्टिकल 44 का संबंध किससे है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 44, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है आर्टिकल 44। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन ए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्राम पंचायतों का गठन का जिक्र आपको मिलेगा आर्टिकल 40 में। काम का अधिकार, काम का जो अधिकार है और यह आपको मिलेगा आर्टिकल 41 में। 41 किसकी बात करता है, तो कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशंस में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है आपको मिलेगा आर्टिकल 41 में। कुछ दशाओं में मतलब कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे बुढ़ापा की स्थिति हो गई या बेरोजगारी हो गई या बीमारी हो गई या आंशिक अपंगता हो गई। तो इन सभी दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य जो है प्रभावी प्रावधान करेगा। यह बात आपकी आर्टिकल 41 में की गई है। तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा। वहीं आर्टिकल यानी ऑप्शन डी की बात करें, कृषि एवं पशुपालन का गठन किस आर्टिकल में है, तो कृषि एवं पशुपालन का गठन आपका आर्टिकल 48 में है। तो आप इसके बारे में आप देखिएगा, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। काम का अधिकार यानी कि कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन में, कंडीशन मैंने आपको बताई है, एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे बेरोजगारी हो गई, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गई, आंशिक अपंगता हो गई। इन कंडीशंस में प्रभावित व्यक्ति को काम, शिक्षा या लोक सहायता पाने का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है वह राज्य को दी गई है। तो आर्टिकल 41 इससे संबंधित है। वहीं कृषि एवं पशुपालन का गठन आपका हो जाएगा आर्टिकल 48 से, आर्टिकल 48 से। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध आपका इसमें से किस अनुच्छेद से है आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध आपका हो जाएगा आर्टिकल 51 से। ऑप्शन आपका जो ए वाला है ना बिल्कुल सही दिया गया है। आर्टिकल 51 का संबंध किससे हो जाएगा, तो आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। वहीं आपका आर्टिकल 41 मैंने बताया था, कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशंस में, कुछ दशाओं में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है यह सुनिश्चित करने के लिए जो राज्य होगा वह प्रभावी प्रावधान करेगा। आर्टिकल 41 में यह बात कही गई है। वहीं आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A का संबंध किससे हो जाएगा, तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार जो है
आपको मिलेगा आर्टिकल 43A में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आर्टिकल 48 मैंने बताया था, कृषि एवं पशुपालन के गठन से रिलेटेड आर्टिकल 48। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51 में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो मैंने आपको भी बताया है, उद्योग धंधों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का जो प्रावधान है आर्टिकल 43A में दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 43A में होगा। एग्जैक्ट आंसर आपका होगा आर्टिकल 43A का संबंध किससे है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का जो प्रावधान है आपको मिलेगा आर्टिकल 43A में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, आपको बताना है। भारत की विदेश नीति से संबंधित इसमें से कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद आपका 51 जो है आपका विदेश नीति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो जिक्र है आपको मिलेगा आर्टिकल 51 में, यानी कि जो आर्टिकल 51 है भारत की विदेश नीति से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध की बात करता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। मद्य निषेध का जिक्र आपको किस अनुच्छेद में मिल जाएगा? तो अनुच्छेद 47 में जो है, जो मादक पेय पदार्थ हैं और हानिकारक नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने के बाद करता है आर्टिकल 47। तो मद्य निषेध आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। गौ संरक्षण की बात किस में की गई है? तो गौ संरक्षण की जो बात है आर्टिकल 48 में की गई है, तो यह भी आपका डीपीएसपी का हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 48 आपका जो ए है, आर्टिकल 48A जो है, इसमें जो है आपके पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है और आर्टिकल 48 में गौ संरक्षण की बात की गई है। इसके बाद 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है यह डीपीएसपी में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? तो आपको मिलेगा यह मौलिक अधिकारों में। तो ऑप्शन डी वाला जो है डीपीएसपी से रिलेटेड नहीं है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका डी वाला दिया गया है ना यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में जो मद्य निषेध है यह आपको अनुच्छेद 47 के तहत, जो मैंने आपको बताया, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत है और पर्यावरण संरक्षण आपको अनुच्छेद 48A के तहत मिलेगा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ऑप्शन जो आपका डी वाला दिया गया है ना, अब यह आपका क्या है? तो अब यह आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 45 है, इसमें शिक्षा की बात करी गई है, लेकिन किसके लिए की गई है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का जो प्रावधान है आर्टिकल 45 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की, तो अब यह आपका डीपीएसपी नहीं है, अब यह आपका क्या है? तो अब यह आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसमें से कौन सा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है। तो इसमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सलाह, फ्री लीगल एडवाइस जो है यह हमारे भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 39A आप याद देखिएगा, अनुच्छेद 39A जो है आपका डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है और यह मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है, यानी कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। ये जो प्रावधान है आपको आर्टिकल 39A में मिलेगा और यह किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया? तो यह आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हमारे डीपीएसपी में इसको जगह दी गई थी। इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो यह भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चीज है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसने कहा था?
तो यह जो कथन है कहा गया था के.टी. शाह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। के.टी. शाह के द्वारा यह कथन कहा गया था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? इसमें से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता, जिसका जिक्र आपको मिलेगा आर्टिकल 44 में। अनुच्छेद 44 आपका किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो यह जो आपका पहला वाला है ना समान नागरिक संहिता, यह का डीपीएसपी है। बाकी ये जो तीनों आपके दिए गए ना, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। बाकी ऑप्शन ए वाला आपका डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे राज्य के नीति निदेशक तत्वों से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।